तो कल के वीडियो में हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ा। उसके जितने भी यहाँ पर जो दिख जाते हैं, उसकी जो विशेषताएं होती हैं, उसके जो कब्रगाह होते हैं, X57 जो कब्रिस्तान होता है उसके बारे में भी हमने पढ़ा। P21 कब्रिस्तान के बारे में पढ़ा। इसके अलावा चिरायु कब्र के बारे में पढ़ा, वहां पर क्या मिले, खेती से रिलेटेड कौन से साक्ष्य मिले और कौन सी वो सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो दूसरी तीसरी राजधानी उसे दशरथ शर्मा ने कहा। वो सारी चीजें हमने उस कल के वीडियो में डिस्कस करी। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बनास घाटी सभ्यता, इसे बोलते हैं आहड़ सभ्यता। और बनास घाटी सभ्यता में ये बाकी की जो सभ्यताएं आ जाती हैं वो भी आ जाती हैं। इनको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पर बेड़च घाटी बनास घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बनास की घाटी यानी कि इसी बेड़च नदी के आसपास के इलाके में लगभग 10 से ज्यादा ये जो सभ्यताएं, छोटी मोटी सभ्यताएं पनपी, उन सभ्यताओं के बारे में भी देखेंगे। आखिर आहड़ सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण थी, नगरीय थी, कैसी थी, उसकी विशेषताएं क्या थी, वहां पर क्या क्या चीजें वहां पर पुरातात्वविदों को मिली है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं कि ये नदी किस नदी के किनारे थी। कोई भी सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे जरूर होती है। तो इस नदी की जब बात आ जाती है तो ये है आहड़ सभ्यता बेड़च नदी के किनारे। और ये जो बेड़च नदी है ये बेसिकली आज के उदयपुर यानी कि मेवाड़ के इलाके में मिलती है। सिर्फ मेवाड़ के इलाके में बोलना इसको सही होगा, उदयपुर बोलना इसको सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उदयपुर की ही सभ्यताएं नहीं मिली है, बल्कि यहाँ पर चित्तौड़गढ़, इसके अलावा भीलवाड़ा जैसे और भी डिस्ट्रिक्ट की सभ्यताएं यहाँ पर मिली है। तो आप इसे मेवाड़ की एक नदी बोल सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि स्थिति की, तो यह है आहड़ सभ्यता उदयपुर में। उपनाम की बात कर लेते हैं, इसको बनास घाटी सभ्यता कहा गया है, इसको आघाटपुर कहा गया है, धूलकोट यानी मिट्टी का टीला कहा गया है, ताम्रपर्णी सभ्यता कहा गया है। सबसे पहले इनकी जो उपनाम होते हैं वो किसी न किसी रीजन को लेकर इनको दिए जाते हैं। क्या रीजन थे कि इनके एक एक नाम के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले बनास घाटी सभ्यता, इसको क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो है ये बेड़च नदी, बनास नदी के किनारे जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई उन सभी को मिलाकर इसे बनास घाटी सभ्यता के बारे में बोला गया। ये किसने बोला, ये बोला था H.D. शोकलिया ने। H.D. शोकलिया वो थे जिन्होंने यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया। तो H.D. शोकलिया जो कि एक अव्वल दर्जे के पुरातत्वविद थे, उन्होंने इस सभ्यता को यानी कि आहड़ सभ्यता को क्या कहा, बनास घाटी सभ्यता कहा। इसके अलावा इसको बोल जाते हैं आघाटपुरी या फिर आघाटपुर, आघाट दुर्ग यानी कि मिट्टी का किला, धूलकोट यानी मिट्टी का किला, यानी कि एक ग्रामीण सभ्यता थी और एक मिट्टी के बड़े टीले के नीचे जो है ये सभ्यता मिली है। इस सभ्यता में लगभग 40 फीट तक खुदाई हुई है। जब हमने कालीबंगा की बात की थी तब हमने कही थी कि 5 स्तरों पर खुदाई हुई है, और हमने आपको बताया था कि कैसे 10 फीट के मकान बनते हैं, और जब किसी भी भूकंप या किसी भी चीज से रिलेटेड जब भी उनकी तबाही आती है तो वो 5 फुट के मलबे में रहकर दब जाते हैं। और ये 5 फुट की जो एक मलबा होता है यही एक सभ्यता थी। इसके बाद इसके ऊपर और सारे लोग आते हैं, बसते हैं, उसके बाद में फिर से 10 फीट का मकान बनाते हैं, फिर से वो सभ्यता खत्म होती है, फिर वो 5 फीट पे आ जाती है। अब दोनों सभ्यताएं 5-5 फीट के मलबे के मिलाकर 10 फीट हो गई। ऐसे करके वहां पर 5 बार उत्खनन कार्य हुआ था, मतलब 5 स्तरों पर उत्खनन कार्य हुआ था। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने का प्रमाण मिलता है। मतलब एक बार अगर कोई सभ्यता बसकर उजड़ती है तो 5 फीट तक वो ऊपर आ जाती है धरती से, क्योंकि उसका जो मलबा होता है वो 5 फीट तक रहता है। 8 बार बसने से मतलब है कि 8 इंटू 5 मतलब लगभग 40 फीट तक इसकी खुदाई हुई है, और 40 फीट तक 8 सभ्यताएं, अलग अलग सभ्यताओं के यहाँ पर प्रमाण भी देखने को मिले हैं। अभी बात कर लेते हैं ताम्रपर्णी सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर तांबा गलाने की भट्टियां मिली है, काफी सारी भट्टियां मिली है। अभी बात कर लेते हैं कि इसके खोजकर्ता कौन है। तो खोजकर्ता है अक्षय कीर्ति व्यास, जिसे AK व्यास भी कहा जाता है। प्रोफेसर फजल अली जो है वो 2019 से यहाँ पर उत्खनन का कार्य कर रहे हैं। तो ये जो है प्रोफेसर फजल अली, ये यहाँ पर लेटेस्ट आ सकते हैं। आपको पूछा भी जा सकता है प्रोफेसर फजल अली ने उत्खनन कार्य, या फिर ये पूछा जा सकता है कि बेडस घाटी या फिर आहड़ सभ्यता में वर्तमान उत्खनन का कार्य कौन कर रहा है, तो वो है डॉक्टर फजल अली। उसके बाद अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, RC अग्रवाल और H.D. शोकलिया। H.D. शोकलिया जो है यहाँ पर इसके खोजकर्ता में ये 3 नाम आ जाते हैं। इन 3 नामों में जो H.D. शोकलिया है इन्होंने इसे बनास संस्कृति कहा या फिर बनास घाटी कहा, मैं ये कहूँ तो बुरा नहीं होगा। इसके अलावा ये जो आहड़ सभ्यता मैंने आपको बताया कि बेड़च नदी घाटी में थी और मेवाड़ के लगभग पूरे इलाके को कवर किए हुए थे। तो अलग अलग गांव बसे हुए थे, अलग अलग जगह अलग अलग सभ्यता थी, अलग अलग जगह अलग अलग सभ्यता थी। तो उन सभ्यताओं में कौन कौन सी सभ्यताएं यहाँ पर इस नदी घाटी के आसपास जो आ जाती हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। कई बार वन टाइम जो क्वेश्चन होता है, वन लाइनर क्वेश्चन के तौर पर पूछ लिया जाता है, जो वनडे एग्जाम होती है उनमें। सबसे पहली है बालाथल सभ्यता, जो कि उदयपुर में है, और इस सभ्यता से बालाथल से हमें एक जलपात्र मिला है और 10 से 12 मकान मिले हैं।
10 से 12 एक जगह मकान मिलने का मतलब है कि संयुक्त प्रथा का उस समय प्रचलन रहा होगा। तो पहली हो जाती है बालाथल उदयपुर, दूसरी हो जाती है मेणार जो कि उदयपुर में है, और यहाँ से अनाज के गोरे और कोठे मिले हैं। गोरे और कोठे क्या होते हैं, जो पुराने जमाने में क्या होता था कि काफी सारा जब अनाज हो जाता था तो अनाज को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े मिट्टी के गड्ढे खोद कर या फिर बड़े बड़े मिट्टी के ऐसे बर्तन बनाए जाते थे, और उन्हीं में अनाज डाला जाता था। अनाज के बीच बीच में नीम की पत्तियां वगैरह कुछ ऐसा डाला जाता था ताकि उन अनाज को कीड़ा ना लगे। इसकी वजह से उनका जो प्रसंस्करण होता था उसको करने के लिए यहाँ पर अनाज के गोरे और कोठे यानी बड़े बड़े ऐसे पात्र मिट्टी के बनाए जाते थे अनाज को रखने के लिए। तो वो मेणार सभ्यता उदयपुर से मिले हैं। जावर सभ्यता जो है वो उदयपुर में ही है, जहाँ से तांबे की भट्टी मिली है। जावर से हमने आपको पहले भी बताया था कि जो राणा लाखा का समय था उस वक्त जावर से चांदी की खान जो थी वो मिली थी। जावर, यहाँ पर जावर माता का मंदिर भी है उदयपुर में, जावर में, और जावर में ही एक चांदी की खान भी है जिसका राजस्थान में एकाधिकार है। जावर जो चांदी की खान है ये लगभग 13वीं शताब्दी से चलती आ रही है, और उस समय से चलती आ रही है जब मेवाड़ के अंदर राणा लाखा का शासन था। तो यहाँ पर एक तांबा गलाने की भट्टी मिलती है। इसके अलावा राम जी की खेड़ी जो स्थल है वो उदयपुर में है। राम जी की खेड़ी उदयपुर में, यहाँ से रत्न और आभूषण मिले हैं। यहाँ पर ईसवाल सभ्यता उदयपुर में है, जहाँ से टेराकोटा की मूर्तियां मिली है। कपासन चित्तौड़गढ़ में है, जो कि अनाज के कोठर मिले हैं यहाँ से। मंडपिया चित्तौड़ में है, जो कि टेराकोटा की यहाँ से मूर्तियां मिल जाती हैं। नगरी सभ्यता में सबसे इंपॉर्टेंट है रोमन एम्फोरा। रोमन एम्फोरा यानी सुरापात्र पात्र, यानी कि अगर हम ये कहें कि शराब पीने का एक ऐसा पात्र जिसके हत्ता नहीं होता था, या फिर यूं कहे कि एक ऐसा जलपात्र जिससे शराब पिलाई जाती थी लेकिन उसके हत्ता नहीं होता था, बिना हत्ते का जलपात्र होता था, वो ही रोमन एम्फोरा। रोमन मतलब ये बाहर के इलाकों से आयात किया जाता था, तो इसे बोलते हैं रोमन एम्फोरा। तो ये याद रखना है, नगरी सभ्यता यानी चित्तौड़ से, नगरी सभ्यता चित्तौड़ से रोमन एम्फोरा यानी सुरा पात्र, शराब पीने का एक पात्र यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद आती है ओजियाना सभ्यता जो कि भीलवाड़ा में है, और यहाँ से रंगाई छपाई के बड़ी मात्रा में ठप्पे मिलते हैं। यही जो सभ्यता है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर रंगाई छपाई के बड़े उद्योग होने का दावा शुरू से किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर आहड़ सभ्यता में कौन कौन से प्रमाण मिले हैं, कौन कौन सी खुदाई में चीजें मिली है और इसकी विशेषताएं क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह एक ग्रामीण और औद्योगिक सभ्यता थी। अगर मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता की या फिर कालीबंगा सभ्यता की, तो ये जो सारी सभ्यताएं थी ये नगरीय सभ्यताएं थी। नगरीय सभ्यताएं थी, हालांकि कालीबंगा को दीनहीन बस्ती, गरीबों की बस्ती, निर्जन बस्ती ऐसे भी कुछ बोला गया है, क्योंकि वहां पर जो मकान थे वो कच्ची ईंटों के मिले हैं, लेकिन वहां पर जो सड़कें थी वो पक्की ईंटों की मिली थी। इसके अलावा वहां की जो नालियां थी वो लकड़ी की मिली थी, सुव्यवस्थित वहां पर प्रणाली थी। इसी चीज को देखते हुए उसे जो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, और इसी वजह से उसे नगरीय सभ्यता में गिना जाता है। लेकिन ये जो सभ्यता थी आहड़ सभ्यता, यहाँ पर क्या है कि मकान तो ना तो कच्ची ईंटों के मिले हैं ना ही पक्की ईंटों के मिले हैं, बल्कि यहाँ पर जो मकान है वो बेसिकली पत्थर के ऊपर पत्थर को जोड़ के, बिना चूने के, बिना किसी जो होता है जोड़ने का, उसको बिना किसी और कोई चीज के, सिर्फ और सिर्फ वहां पर पत्थर के ऊपर पत्थर रख के मकान, और वो मकान ऐसे कि उन मकानों के ऊपर छत भी नहीं थी, बिना छत के मकान मिले हैं। तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। औद्योगिक सभ्यता इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा कि यहाँ पर रत्न और आभूषण जो है वो डायरेक्ट तो निकलते नहीं, उनको बनाया जाता है। तो यहाँ पर आभूषण बनाने के कारखाने भी थे। दूसरी चीज यहाँ पर क्या थी, टेराकोटा की मूर्तियां, मतलब यहाँ पर टेराकोटा की मूर्तियां बनाई जाती थी। उसके अलावा क्या मिलते हैं, यहाँ पर मिलते हैं रंगाई छपाई के ठप्पे। इसके अलावा जावर के अंदर जो है वो यहाँ पर तांबे की भट्टियां मिल जाती हैं। तो ये सारा जो काम था ये औद्योगिक काम यहाँ पर पूरे इस पूरी की पूरी बनास घाटी सभ्यता के आसपास देखने को मिलता है, इसलिए इसे औद्योगिक सभ्यता कहा जाता है, और ग्रामीण सभ्यता भी इसे कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से क्या मिला है, तो 10 से 12 बिना छत के पत्थर के मकान मिले हैं। 10 से लेके 12 बिना छत के पत्थर के मकान, और जो पत्थर के मकान थे वो एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर रख के फिर बनाए गए थे। तो इसीलिए यहाँ पर 10 से 12 बिना छत के जो है मकान मिले हैं। और मकान मिलने का, 10 से 12 एक जगह मकान मिलने का, उन मकानों में एक मकान ऐसा है जहाँ पर 6 चूल्हे मिले हैं। एक ही मकान में 6 चूल्हे मिलने का प्रमाण क्या है, मतलब कि यहाँ पर जो है ये संयुक्त परिवार प्रथा रही होगी। एक ही मकान में 6 चूल्हे मिलने का मतलब है कि यहाँ पर संयुक्त जो परिवार प्रथा है वो यहाँ पर रही होगी। इसके अलावा बात करते हैं, यहाँ पर 6 तांबे के जो है वो सिक्के मिले हैं, जिन पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र और एक त्रिशूल मिला है। 6 ऐसे तांबे के सिक्के मिले हैं जिनके एक तरफ जो है वो यूनान के देवता जो है अपोलो, उनका एक चित्र मिला है, और दूसरी तरफ उसके एक त्रिशूल का चित्र मिला है। तो ये 6 जो है तांबे के सिक्के यहाँ पर यूनानी देवता अपोलो का मिल जाते हैं। इसको आपको स्टार लगा लेना है।
नेक्स्ट है उल्टी तपाई वाले पॉलिशदार बर्तन। बर्तन ऐसे मिले हैं जिन पर पॉलिश हुई है और उनकी जो तपाई है वो उल्टे तरीके से की गई है, यानी कि उनको बनाने के बाद पीछे से उनको तपाई की गई है, उनकी तपाई की गई है, जो कि आज भी देखा जाता है। और यहाँ पर क्या मिलते हैं, प्रत्येक मकान के सामने शमशान घाट मिलते हैं, जो यहाँ की प्रमुख विशेषता आ जाती है। हर एक मकान के साथ अपना एक शमशान घाट मिला है और इस शमशान घाट में यहाँ पर वस्तु समाधान के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि यहाँ पर हर एक मकान के सामने अपना एक शमशान घाट होता था और इसी शमशान घाट के अंदर वस्तु समाधान होता था, यानी कि जब व्यक्ति को दफना दिया जाता था और उसके साथ उसकी जो रोजमर्रा की चीजें, उसकी प्रिय जो चीजें होती थी वो भी उसके साथ गाड़ दी जाती थी। तो ये होता है वस्तु समाधान। कालीबंगा वाले वीडियो में हमने आपको टोटल जितने भी समाधान के प्रकार हैं वो सारे बताए हैं, X57 हो, P21 हो, किसी भी तरह के लगभग 5 तरह के हमने आपको बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद निकालते हैं पानी निकालने की घिरनी। घिरनी जो होती थी, जो पहले के टाइम में जो कुएं होते थे उनसे जो पानी खींच कर निकाला जाता था, तो जो गोल जो होता था जिस पर रस्सी आती थी उसे बोलते हैं घिरनी। ये जो घिरनी थी कूप चक्र, यानी कि कूप चक्र पद्धति से पानी निकालने के यहाँ पर प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा बिना हत्थे का जलपात्र मिला है, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि रोमन एम्फोरा मिला है। रोमन एम्फोरा जो है वो नगरी सभ्यता चित्तौड़ से मिला है, लेकिन आहड़ सभ्यता से बिना हत्थे का जलपात्र मिला है, ना कि सुरापात्र। इस चीज को आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके अलावा लहंगा पहने हुए नारी की एक खंडित प्रतिमा मिली है, एक नारी की प्रतिमा मिली है जो खंडित हो चुकी है और उस नारी ने लहंगा पहना हुआ है, वो मूर्ति यहाँ से मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर एक मिट्टी का बेल भी मिलता है। ये तीनों चीजें आपको नोट कर लेनी है। अब नेक्स्ट आ जाती है 8 बार बसने और उजड़ने का प्रमाण। सबसे पहले मैंने आपको कल के वीडियो में भी ये बताया था कि ये 10 फीट की कोई ना कोई मकान हो गया, यहाँ पर 10 फीट का कोई ना कोई मकान हो गया। जब भूकंप आएगा या फिर और कोई किसी भी प्राकृतिक प्रकोप से जब ये सभ्यता उजड़ेगी तो ये जो मकान है ये बिखरेगा और बिखर के क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इसका मलबा है ये इकट्ठा हो जाएगा और ये जो इकट्ठा होगा ये 5 फीट तक होगा। इसके ऊपर फिर दूसरी सभ्यता आई, फिर इसने 10 फीट के मकान बनाए, फिर ये 5 फीट तक रह गया, मतलब ढहने के बाद फिर एक नई सभ्यता आई, फिर ये 5 फीट तक ढहकर यहाँ पर रह गया, फिर हटा दो। ऐसे करके इसके 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने के प्रमाण मिले हैं। एक बार जब कोई बस्ती उजड़ती है तो वो 5 फीट ऊपर तक उसका मलबा रहता है, उसके ऊपर कोई दूसरी सभ्यता आती है तो 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने का प्रमाण। ये जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछा भी गया है कि 8 बार बसने और 8 बार जो उजड़ने के जो प्रमाण है वो कहाँ से मिले हैं। इसी क्वेश्चन को हम अगर कालीबंगा में देखते हैं तो उस समय ऐसा पूछा गया था कि 5 स्तरों पर खुदाई किस सभ्यता में हुई है, मतलब वहां पर भी 5 बार बसने और 5 बार उजड़ने का प्रमाण था, 5 स्तरों पर उसकी खुदाई चली थी। यहाँ पर जो खुदाई है वो 8 स्तरों पर चलती है और 8 स्तरों पर जो खुदाई चलती है यहाँ पर 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने का आहट सभ्यता का ये प्रमाण यहाँ से मिलता है। तो यहाँ पर हमने आहट सभ्यता की सारी चीजें देखी, इसके अलावा इसकी विशेषताएं भी देखी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में हम लोग कल के वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है बेराट सभ्यता, जो कि अभी कोटपुतली बहरोड जिले में आती है, लेकिन क्योंकि पिछले अभी जो सीयूटी हुई थी ग्रेजुएशन लेवल, उसमें किसी भी तरह के नए जो जिले थे उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया क्योंकि अभी तक परिसीमन नहीं हुआ है। इस चीज को